हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बारामूला की, एक ऐसी फिल्म जो रहस्य, डर और इंसानी जज्बातों को कश्मीर की ठंडी वादियों में इस तरह पिरोती है कि आखिरी मिनट तक आपको सीट से उठने नहीं देगी। इस कहानी में है खून, झूठ, दहशत और एक ऐसा सच जो कई सालों से दफन था। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए डूबते हैं बारामूला के इस रहस्यमयी सफर में, जहां हर किरदार के पीछे छुपा है एक दर्द और हर मोड़ पर मिलता है एक नया रहस्य। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसका नाम शोएब अंसारी था, जिसे कश्मीर के बर्फ में एक सफेद ट्यूलिप का फूल दिखता है, जिसके बाद वो एक मैजिक शो में जाता है और एक जादू में वॉलेंटियर का काम करते हुए सबके आंखों के सामने से गायब हो जाता है। शोएब के गायब होने के बाद इस केस को हैंडल करने के लिए डीएसपी रिदवान सईद को अपॉइंट किया जाता है। रिदवान अपने बीवी गुलनार, बेटी नूरी और बेटे अयान के साथ बारामूला में एक गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट होता है। ये घर काफी पुराना था। यहाँ हमें एक चीज और पता चलती है कि रिदवान को गोली की आवाज सुन के पैनिक अटैक पड़ता था, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से वो खुद को अभी तक माफ नहीं कर पाया था। ये इंसिडेंट उसकी बेटी नूरी से जुड़ा हुआ था और इसीलिए नूरी रिदवान से हमेशा दूर भागती थी। खैर, उन्हें उस घर में एक नौकर भी दिया गया था जिसका नाम इकबाल था और वो उस घर का चप्पा चप्पा जानता था। इकबाल बोल नहीं सकता था पर इशारों से सब समझा देता था। अगले दिन रिदवान पुलिस स्टेशन में उसी जादूगर से मिलता है जिसके शो से शोएब गायब हुआ था। जादूगर का कहना था उसने शोएब को किडनैप नहीं किया, पर पुलिस उसे किडनैपर मान चुकी थी। रिदवान उसे फिर से वही जादू उसके सामने दिखाने को कहता है ताकि वो समझ सके कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। जादूगर अपना जादू शुरू करे उससे पहले वो अपने आंखों में सूरमा लगाता है। इस सूरमा को लगा के वो अपने वॉलेंटियर्स को हिप्नोटाइज करके अपना जादू करता था ताकि उसका वॉलेंटियर वही करे जो वो उससे करने को कहे। पुलिस स्टेशन में एक बच्चा जो कि सबको चाय पिला रहा था, उसे उस बॉक्स के अंदर भेजा जाता है और अंदर जाने से पहले जादूगर उसे उसके आंखों में देखने को कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद जब वो बॉक्स खोला जाता है तब वो बच्चा उसी बॉक्स के दूसरे तरफ से निकलता है। उस बॉक्स से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पर शोएब उस बॉक्स से कभी निकला ही नहीं। वो अचानक से गायब हो गया था और उसके जगह पर सिर्फ उसके कटे हुए कुछ बाल मिले थे। ये बाल काफी शार्प ऑब्जेक्ट से काटे गए थे, पर पुलिस को अभी तक वो ऑब्जेक्ट मिला नहीं था। शोएब के पिता एमएलए रह चुके थे और उनके कई दुश्मन हो सकते थे। रिदवान इस वजह से शोएब के पिता से मिलने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शोएब को जादूगर ने गायब नहीं किया है। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिस रात शोएब गायब हुआ था उस रात उसके साथ एक लड़का भी था जिसने अपना मुंह ढका हुआ था। इस लड़के का नाम खालिद था जो कि जुनैद मलिक के साथ काम करता था। ये दोनों ही टेररिस्ट थे और बच्चों का माइंड वॉश करके उन्हें टेररिज्म की तरफ धकेल देते थे। यहाँ साफ साफ समझ आ रहा था कि खालिद ने ही शोएब को किडनैप किया है, पर अभी तक ये बात पुलिस को नहीं पता थी। शोएब के गायब होने के बाद पुलिस अलर्ट हो चुकी थी, पर जुनैद खालिद को अगले टारगेट के लिए आगे बढ़ने को कहता है। खालिद ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो पकड़ा जा सकता है, पर जुनैद का कहना था कि भाईजान का ऑर्डर है और उन्हें अपने अगले शिकार के लिए रेडी रहना है। वहीं रिदवान के घर में अयान को अपने रूम से एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ खिलौने मिलते हैं। उसे अपने घर के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक रूम के बाहर पहुँचता है जो कि बंद था और उस पे एक बड़ा सा ताला भी लगा हुआ था। नूरी को उस घर में नहीं रहना था क्योंकि उस घर में ना ही वाईफाई काम करता था और उसके रूम से उसे कुत्ते की स्मेल आती थी। हमें यहाँ पता चलता है कि नूरी के पिछले स्कूल में उसके एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो अभी तक नहीं बाहर आ पाई थी। दूसरे दिन नूरी इकबाल को उसी रूम में खाना ले जाते हुए देखती है जो रूम हमेशा बंद रहता था। वो उस रूम के दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश करती है, पर उसका भाई उसे डिस्ट्रैक्ट
डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वहीं गुलनार को भी अपने रूम के अलमारी से आवाज आती है। जब वो उसे खोल के देखती है तो उसे कुछ सामान मिलते हैं, जिसमें से एक बॉटल गिरा हुआ था और उसमें से एक लिक्विड गिर रहा था। इससे समझ आता है कि वो बॉटल उस अलमारी के हिलने के वजह से थोड़ी देर पहले ही गिरा था। कुछ लोकल बच्चे उनके घर के बाहर काफिर लिख के भाग जाते हैं, जिसे देख के नूरी काफी परेशान हो जाती है। गुलनार उसे समझाने की कोशिश करती है, पर नूरी उसकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं रिदवान शोएब के घर पहुंचता है कुछ जानकारी इकट्ठा करने, पर शोएब के पिता ये मान चुके थे कि वो जादूगर ही उसके बेटे का किडनैपर है। वहाँ से उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता, पर शोएब के साथ लगी उसके 2 दोस्तों की तस्वीरें मिलने के बाद रिदवान उन दोनों लड़कों के बारे में पता लगाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ जुनैद और खालिद को भाईजान से ऑर्डर मिलता है कि उन्हें अपने अगले टारगेट के लिए निकलना है। और दूसरे ही दिन फैजल नाम का एक लड़का, जिसे वही व्हाइट ट्यूलिप दिखता है, और वो गायब हो जाता है। रिदवान अब शोएब के स्कूल जाता है उसके दोनों दोस्तों से पूछताछ करने, जहाँ से उसे पता चलता है कि शोएब अचानक से बदल गया था और अपने दोस्तों को काफिर कह के बुलाने लगा था। वहीं पे नूरी रिदवान को अपने स्कूल में देख के इग्नोर करती है। उसी रात नूरी को खालिद का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है, पर तभी उसे फिर से अपने कमरे से कुत्ते की स्मेल आने लगती है। वो अपने नौकर इकबाल को उस बंद कमरे में खाना रखते हुए देखती है और अपने माँ को जाके बताती है। गुलनार उसे कोई रिचुअल और बिलीव बोल के नूरी को ज्यादा सोचने को मना करती है। अयान को उस रात उसी बंद कमरे में एक बच्चा मिलता है, जिसके साथ वो अपने खिलौने शेयर करता है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन फैजल के गायब होने के बाद रिदवान को पता चलता है कि उसका स्कूल में एडमिशन गरीब कोटे से हुआ था और वो आर्मी पर पत्थर फेंकने वाले गैंग में शामिल था। आगे पुलिस के रेड में पत्थर फेंकने वाले गैंग का लीडर मारा जाता है। जुनैद और खालिद को भाईजान फिर से 7 दिन का टाइम देते हैं और अपने नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करने को कहते हैं और साथ में ही रिदवान पर नजर भी रखने को कहते हैं। वहीं नूरी खालिद से बात करते हुए फिर से कुत्ते की स्मेल महसूस करती है और कुत्ते की आवाज भी सुन पाती है। अपने कमरे से बाहर निकल के देखने पर उसे अचानक से पैनिक अटैक आता है। वहीं गुलनार को फिर से अपने कमरे में रखे अलमारी से आवाज आती है और चेक करने पर वही तेल की शीशी गिरी हुई मिलती है। तभी नूरी को पैनिक अटैक में देख के रिदवान और गुलनार उसे संभालते हैं। नूरी के कहे हुए जगह से उन्हें वही लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिसपे डॉग सलाइवा लगा हुआ था। नूरी को लगता है कि उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करते, पर वहीं खालिद नूरी को कहता है कि उसे उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। नूरी को अब अपने पेरेंट्स पर नहीं खालिद पर पूरा भरोसा होने लगा था। अगले दिन रिदवान को एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें भाईजान कुछ कोड्स बता रहे थे। कोड्स को डिकोड करने पर पता चलता है कि ये स्कूल, क्लास और रोल नंबर्स हैं उन बच्चों का जिन्हें किडनैप किया गया है। उस दिन नूरी, जो कि स्कूल से घर वापस आते ही अपने रूम में चली जाती है और खालिद से मैसेज के थ्रू बात करते हुए कहती है क्या उन्होंने ठीक किया है उस वीडियो को बना के। तभी नूरी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसी बंद कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर जाते हुए उसे वही व्हाइट ट्यूलिप दिखता है। नूरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर कोई उसे उठा के ले जाता है और कुछ देर बाद गुलनार को उस कमरे से नूरी के बाल मिलते हैं। कुछ देर बाद इकबाल उन्हें बताता है कि उसने नूरी को एक लड़के के साथ देखा था जो कि उसके स्कूल का नहीं था। इकबाल उसका स्केच बनवाता है। जैनब, जो कि नूरी के स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो बच्चों के अटेंडेंस रिकॉर्ड लेके रिदवान से मिलने आई थी। वो नूरी के बारे में पूछती है। रिदवान उसे झूठ कहता है कि नूरी की तबीयत ठीक नहीं है। स्केच जैनब को भी दिखाया जाता है, पर जैनब ने उस लड़के को इससे पहले नहीं देखा था। ये लड़का और कोई नहीं खालिद था। थोड़ी देर बाद रिदवान को याद आता है कि उसने इस लड़के को अंसारी यानी शोएब के घर पे देखा था। रिदवान शोएब के माँ से मिलता है और उनसे खालिद के बारे में पूछता है। शोएब की माँ से उसे पता चलता है कि खालिद शोएब का दोस्त था जो उसे पत्थरबाज बना के ले जाता था। शोएब उसी के वजह से धीरे धीरे बदलता जा रहा था। उसमें मिलिटेंट्स जैसी चीजें खालिद डालने लगा था। सारी बात जानने के बाद रिदवान खालिद के घर पहुंचता है, पर वहां खालिद नहीं मिलता। एक फोन में उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें नूरी एक्सेप्ट करती है कि वो अपने पिता से नफरत करती है और वो एक मिलिटेंट बनना चाहती है, यानी कि वो तैयार है। रिदवान को अब समझ आ चुका था कि गायब होने वाले बच्चे वही हैं जो कि मिलिटेंट बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुलनार
गुलनार को अपने घर पे एक साया दिखता है और उसे अपने कमरे के अलमारी से नूरी की फोन की आवाज भी सुनाई देती है। जब वो उस अलमारी को हटाती है तो उसे उसके पीछे से एक मंदिर मिलता है। थोड़ी देर बाद रिदवान अपनी बेटी नूरी का कमरा चेक करने पहुंचता है। गुलनार उसे उस घर में रहने वाले पंडितों और उस मंदिर के बारे में बताती है, पर वो गुलनार की किसी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि नूरी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। इन सब के बीच रिदवान और गुलनार में बहस हो जाती है और हमें पता चलता है कि नूरी के इससे पहले वाले स्कूल में कुछ मिलिटेंट्स ने कुछ बच्चों को बंदी बना लिया था, जिसमें नूरी भी थी। रिदवान वहाँ उन बच्चों को बचाने के लिए पहुँचता है और गलती से नूरी का एक दोस्त उसके हाथों मारा जाता है। तब से नूरी और रिदवान के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। वहीं जुनैद को भाईजान अपने अगले टारगेट को उठाने को कहता है क्योंकि पुलिस की उन सब पर नजर थी और खालिद भी अंडरग्राउंड हो गया था। इसीलिए वो अब जुनैद के भांजे को अपना टारगेट बनाते हैं, जो कि सबसे इजी टारगेट होने वाला था। जुनैद अपने भांजे से मिलने स्कूल पहुंचता है और उसे रेडी होने को कहता है। ये सब ज़ैनब देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ गुलनार को अयान के ड्राइंग से पता चलता है कि इस घर में सच में कोई कुत्ता है। वो इकबाल का पीछा करती है और उसे उस बंद कमरे में खाना रखते देखती है। वो इकबाल से इन सब के बारे में पूछती है। उसी बीच वो खाना अचानक से गायब हो जाता है और कोई साया इकबाल के अंदर जाके गुलनार को बताता है कि जब मासूम बच्चों के दिलों में खराब चीजें डाली जाने लगी तब कश्मीर की वादियों ने सायों को आजाद कर दिया उन बच्चों को बचाने के लिए। इसके बाद वो साया गुलनार को दूसरी दुनिया में ले जाती है जहाँ वो सारे बच्चे थे जो अभी तक गायब हुए थे। वहाँ उसे नूरी भी मिलती है। गुलनार को अब सब समझ आ गया था कि यहाँ क्या हो रहा है। वहीं रिदवान को खालिद मिल चुका था और वो उससे पूछताछ कर रहे थे। गुलनार भी रिदवान को सच्चाई बताने पुलिस स्टेशन पहुँचती है, पर रिदवान गुलनार की बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो सायों और आत्माओं के बारे में बात कर रही थी। तभी वो उसे अगले बच्चे का नाम बताती है जो कि गायब होने वाला था और वो और कोई नहीं जुनैद का भांजा यासिर था। वहीं खालिद भी सब सच सच बताता है कि आज तक वो एक भी बच्चे को सरहद पार नहीं भेज पाए जिहाद के लिए, क्योंकि बच्चों को भेजने से पहले ही उनका किडनैप हो जाता था और उन्हें अभी तक ये लग रहा था कि उनके टारगेट्स को पुलिस छुपा देती है और आज सबसे पहले बच्चे को सरहद पार भेजा जाने वाला है और वो जुनैद का भांजा है। ये सब जानने के बाद रिदवान यासिर को रोकने पहुंचता है, पर उसके आंखों के सामने से यासिर को एक साया पेड़ में खींच लेता है और उसके हाथों सिर्फ यासिर का बाल लगता है। जुनैद को भाईजान अंडरग्राउंड होने को कहते हैं। अब रिदवान को गुलनार की बातों पर यकीन हो चुका था क्योंकि उसने अपने आंखों से यासिर को गायब होते देख लिया था। वो वापस घर जाता है। वो गुलनार और इकबाल मिलके फिर से उस कमरे में खाना रखते हैं और उन आत्माओं से हेल्प मांगते हैं। तभी अयान के बॉडी में उस घर में रहने वाली एक बच्ची की आत्मा आ जाती है जिसका नाम ईला सप्रू था। वो बताती है कि उस घर में उसके साथ उसके माता पिता, बड़ा भाई शरद और उसका कुत्ता शेरू रहते थे, पर उनके साथ धोखा हुआ था। ये पूछने पर कि किसने उनके साथ धोखा किया, वो बच्ची अपने सर को जोर जोर से नोचने लगती है जिससे एक निशान उसके सर पे बन जाता है। तभी घर का बेल रिंग होता है और अयान बेहोश हो जाता है। ज़ैनब उनसे मिलने आई थी। वो उन्हें बताती है कि जुनैद उनके स्कूल के चक्कर लगा रहा था और उसने एक बच्चे को पार्सल भी दिया था। उसे अपने घर के बाहर एक कपड़े में कुछ लिखा भी मिला था। तभी उन सब पर हमला होता है। ये जुनैद था जो अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके चुने हुए बच्चों को पुलिस गायब कर रही है। गुलनार को गोली लगती है। वो एक कमरे में छुप जाती है। अयान और इकबाल एक कमरे में छुपते हैं। रिदवान नीचे उन सबसे फाइट करता है। ज़ैनब भी किसी तरह से सबसे बचने की कोशिश करती है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि असल में सप्रू फैमिली के साथ क्या हुआ था। सप्रू फैमिली में डॉक्टर सप्रू, उनकी बीवी, बेटी ईला, बेटा शरद, उनका कुत्ता शेरू और एक नौकर थे। शरद जो कि उस रात घर वापस नहीं आया था और बाहर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था क्योंकि वो इस्लाम कबूल करने से मना कर रहे थे। डॉक्टर सप्रू अपने बेटे का वेट कर रहे थे कि शरद जैसे ही वापस आएगा वो सब वहाँ से चले जाएंगे। ईला की एक दोस्त उसके साथ खेलने उसके घर आई थी। मिसेस सप्रू उस बच्ची को घर जाने को कहती है और सबका सामान पैक करने लगती है। वो ईला के बाल भी काट देती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए कि वो एक लड़की है। इससे पहले
पहले कि वो सब वहाँ से निकल पाते, उनके घर पे हमला हो गया था। उनके नौकर और डॉक्टर सप्रू को मारने के बाद वो सब ईला और मिसेस सप्रू की तरफ बढ़ रहे थे। मिसेस सप्रू के पैर में भी गोली लगी थी और उन्हें बचाते हुए उनका कुत्ता शेरू भी मारा गया था। मिसेस सप्रू और ईला एक कमरे में जाके छिपते हैं। तभी वहाँ पे ईला की वही दोस्त आके नॉक करती है। उसे वहाँ देख के मिसेस सप्रू उसे कमरे के अंदर आने को कहती है, पर वो बच्ची ही थी जो उन्हें धोखा दे रही थी। वो ईला और मिसेस सप्रू को वहाँ देख के सबको बता देती है कि वो दोनों वहाँ छुपे हैं। इससे पहले कि वो सब उन तक पहुँचते, मिसेस सप्रू ईला को मंदिर में छुपा देती है और कुछ देर बाद उन्हें मार दिया जाता है। अपनी माँ को मरता देख ईला मंदिर का दरवाजा पीटने लगती है और उसे भी मार दिया जाता है। ये पूरी कहानी अभी तक सप्रू फैमिली रिदवान के फैमिली को दिखा रही थी। उनके आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ आ चुका था। तभी मिसेस सप्रू की आत्मा गुलनार के अंदर आ जाती है और उन सब मिलिटेंट से लड़ती है। इकबाल अयान को बचाते हुए मारा जाता है। शेरू की आत्मा भी उन सब की हेल्प करती है। रिदवान जुनैद से लड़ता है। थोड़ी देर बाद पुलिस बैकअप उन तक पहुंच चुकी थी। पुलिस को देख के जुनैद जैनब को अपने गन पॉइंट पे रख के बाहर निकलता है। पुलिस जुनैद को जैनब को जाने देने को कहती है। तभी गुलनार के अंदर मिसेस सप्रू की आत्मा जैनब को शूट कर देती है और रिदवान जुनैद को शूट कर देता है। बाकी की पुलिस टीम घर के अंदर चेक करने जाती है। रिदवान जुनैद के फोन से भाईजान को कॉल लगाता है और जैनब का फोन बज उठता है। असल में जैनब ही असली भाईजान थी और वो बच्ची जिसने सप्रू फैमिली को धोखा दिया था वो और कोई नहीं जैनब ही थी। इसीलिए सप्रू फैमिली ने उसे मार के अपना बदला पूरा किया। जैसे ही जुनैद और जैनब मारे जाते हैं, व्हाइट ट्यूलिप अपने आप गायब हो जाता है और वो सारे बच्चे जो गायब हुए थे वापस अपने असली दुनिया में लौट आते हैं। कुछ दिन बाद रिदवान का ट्रांसफर हो जाता है। वो सब उस घर को और सप्रू फैमिली की आत्मा को वहीं पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। 6 महीने बाद मुंबई में अयान ईला का खिलौने वाला बॉक्स शरद सप्रू तक पहुंचाता है, जिसे देख के शरद अपने परिवार को याद करते हुए रोता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमें इस मूवी से सीखने को मिलता है कि कैसे कई साल तक एक परिवार के दर्द को दबाया गया, लेकिन सच अंत में सामने आता है। सत्य देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। धर्म, नफरत और कट्टरता के बीच इंसानियत की आवाज लगभग खो जाती है। ये बताती है कि जब धर्म इंसानियत से बड़ा दिखने लगे तब समाज टूट जाता है। समाज अपनी पिछली गलतियों से सीख नहीं लेता, वो वही दर्द बार बार दोहराता है। इतिहास दबाने से मिटता नहीं और जब वो लौटता है तो और ज्यादा दर्द देता है। कभी कभी इंसान जिंदा होता है पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। जख्म नजर नहीं आते पर पीढ़ियों तक असर छोड़ जाते हैं। नफरत इंसान को मिटा देती है लेकिन सच और इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। तो दोस्तों, ये थी बारामूला की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि सच को चाहे कितने भी सालों तक दबाया जाए वो एक दिन सामने जरूर आता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख यही है, धर्म, जाति, राजनीति और नफरत से ऊपर अगर कुछ है तो वो इंसानियत है। शरद सप्रू जैसे लोग सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है बल्कि वो याद दिलाते हैं कि पुराने जख्म हमेशा दिखाई नहीं देते पर उनका दर्द हमेशा जिंदा रहता है। और रिदवान जैसे किरदार बताते हैं कि सच की लड़ाई आसान नहीं होती लेकिन जो इसे लड़ता है वही असली हीरो होता है। आखिर में बस और एक बात, नफरत इंसान को तोड़ देती है लेकिन सच और इंसानियत को कभी नहीं मिटा सकती। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो या फिर आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली कहानी, अगली रहस्य और अगली सच्चाई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।